चटबुग बडगाम में 2 भाइयों की मौत पर पूरा इलाका गम के माहौल में तब्दील। रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब की सीना को भी चीखों पुकार के बीच दोनों भाइयों की मयतें सुपर्द-ए-लहद। इलाके में एसपीओ अशफाक और तालिब इल्म उमर की मौत से पूरे इलाके में खौफ व हिरास की लहर तेज। हालिया हिलाकतों और अमन के वादों पर सियासी जमातों ने की सरकार की तनकीद। कहा 5 अगस्त के बाद अमन के दावेदारों पर हालिया हिलाकतें चश्मकुशां। अमन होता तो नौजवानों की खून से जमीन सैराब नहीं होती। झूठे वादे छोड़ो, क़याम अमन के लिए आगे बढ़ना अब वक्त की अहम जरूरत बन गई। और बागी गुड़ीलाला के खुलते ही डलगेट से लेकर निशात, निशात से लेकर हजरत बल तक ट्रैफिक जैम से सयाह परेशान। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर उठाए सयाहों ने सवाल। डायरेक्टर टूरिज्म ने 3 दिन में बागी गुड़ीलाला में 35,000 सयाहों के आमद का किया दावा। इस साल सबसे ज्यादा सयाह कश्मीर आने की जताई तवक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले दुख भरी खबर, गम भरी खबर जो कल रात से ही चल रही है। और कल रात से ही जो एक ही कुंबे के 2 अफराद मारे गए हैं चटबुग बडगाम के अंदर, और उसके जो ये हालात आप देख रहे हैं, पूरे इलाके के अंदर अभी मातम है। और इस मातमी माहौल में ये सिर्फ एक ही घर के अंदर ये माहौल नहीं है, बल्कि घर घर में यहां पर मातम है। क्योंकि एक ही घर के 2 अफराद, वो भी नौजवान, जिनकी उम्र 23 साल और 24 साल की थी। अशफाक जो कि पेशे से एक एसपीओ था, जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहा था। और उमर के बारे में, जो उसका भाई है, उसके बारे में यही बताया जा रहा है कि वो एक तालिब इल्म था। एक बाप के 2 सहारे थे, दोनों छिन गए। और इन दोनों सहारों के छिनने से पूरे इलाके में गम की लहर है, मातम की लहर है। औरतें सीना को भी कर रही हैं, रिश्तेदार भी सीना को भी कर रही हैं, मातम कर रहे हैं। और इस मातमी माहौल में ये सूरत हाल आप खुद भी देख सकते हैं। हालांकि ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं है, इससे इंसान देख भी नहीं पाता है। यहाँ पर लोगों का अज़दाम जो आप देख रहे हैं, ये ताज़ियत करने वाले लोग हैं। ये आसपास के पड़ोस के लोग हैं जो यहाँ इनके घर आए हुए हैं। और आप ये सूरत हाल खुद भी देख सकते हैं। ये दरअसल कल शाम के करीब ये वाक़ा हुआ, जब कुछ नामालूम बंदूक बरदार इस इलाके में दाखिल हुए। और उसके बाद खबर यही आ रही है कि जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो उन बंदूक बरदारों ने अशफाक अहमद को घर से बाहर निकाला। और जब बाहर निकालकर सहन में, मकान के सहन में उससे गोलियां चलाई, तो उसके फौरन बाद ही जो उसका भाई है उमर, वो उसे बचाने के लिए आया था। और जो ही उमर उसे बचाने के लिए आया तो पहले जो बंदूक बरदार थे, जो हमलावर थे, उन्होंने उसकी टांग में भी गोली चलाई। क्योंकि उमर ने कोशिश की है कि वो उनसे बदला ले, या उनका जो भाई था, उसको जिन लोगों ने मारा था, उनके साथ उनने झड़प की, उस वक्त लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन फिर बंदूक बरदारों ने उसके सीने में भी गोली लगाई, जिसकी वजह से दोनों भाई जो है खून में लथपथ पड़े थे। और उसके बाद उन्हें मकामी लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, घर वालों ने नजदीकी अस्पताल जेवीसी पहुंचाया। हालांकि जो अशफाक है, अशफाक के बारे में यही कहा जाता है कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। लेकिन जो सांसें चल रही थी वो उमर की चल रही थी। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही अगरचे उन्हें इलाज मुआवजा फराहम करने की कोशिश भी की गई, ताहम वो वहां पर जिंदगी की जंग हार गया। बिलाकर जब उनकी मैयतें उनके आबाई घर चटबुग बडगाम लाई गई तो यहाँ पर कोहराम मच गया, यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई। और इस सफ़े मातम के बीच 400 यहाँ पर मातम ही मातम था। और यहाँ पर लोग सीना को भी करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे थे। बिलाकर
उनकी तदफीन की गई और उसके साथ साथ उनका जनाजा अदा किया गया और मकामी कब्रिस्तान में उन्हें सुपर्द लहद किया गया। जी कल के वाक़े में क्या बताऊंगा, मैं दुकान पर था अपने और फिर कुछ बंदे आए थे यहाँ से, बोल रहे थे ट्रैक पर कुछ फायर हुए हैं। फिर हमने मालूम किया था क्या हुआ। फिर पता चला कि गुलाम अहमद के घर में कुछ बंदे घुस गए, उन्होंने वहाँ पे इशफाक को टारगेट किया है। और फिर ऊपर अपने कमरे में वो ये उमर था, वो बाहर निकल गया था, उन्होंने उसके साथ हाथापाई की, फिर उसको भी गोली लग गई। फिर से ये मौके पर इशफाक की वाक़या लाश हुई थी और उमर को जेबी से रेफर किया गया था क्योंकि वो क्रिटिकल इंजर्ड था। फिर कुछ बंदे उसके साथ गए थे, खून दे थे, सुबह पता चला था उसकी भी डेथ हो गई। ये बैनर लगा रहे थे, वो उमर स्टूडेंट था, वो भी यही काम कर रहा था। ये बहुत गरीब थे बेचारे, लेकिन इसके बच्चों ने पूरी मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंच गए थे। इनको पूरे गांव भी नहीं जानते थे, ये सुबह निकलते थे, शाम को अपने घर में आते थे। ये बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छे लड़के थे, हमारे साथ उठना बैठना था इनका पूरा, बहुत ही अच्छा खानदान था ये। हमें गवर्नमेंट से ये अपील चाहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इस पे वो पूरा इस केस को पूरा छानबीन कीजिए। ऐसा वाक़ा हमारे गांव में क्यों आया? कल 1-2 रोज पहले गोतपुर में वाक़ा होता, आज चढ़ू में वाक़ा होता, नंबे से आज तक इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा इलाका क्रश किया था। चलिए, आम लोग तहकीकात चाहते हैं, कौन है लोग, कौन है नामालूम बंदूक बरदार। हालांकि सरकार यही कहती है, पुलिस यही कहती है कि ये मिलिटेंट है, आम लोग ये कहते हैं कि ये नामालूम है, लेकिन है कौन ये खुदा जाने। लेकिन जहां पुलिस की जानब से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि इसमें मिलिटेंट है और फिर ऐसे मिलिटेंट को मारा भी जा रहा है, वहीं पर सरकार की जानब से अक्सर बेशतर यही कहा गया है कि 5 अगस्त के बाद यहां पर सूरत हाल नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं और पार्लियामेंट से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के किसी भी ऐवान तक जो सरकार के लोग हैं, वज़रा है, वज़ीर आज़म है, हर कोई यही दावा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पटरी पे आ रहे हैं, अमन लौट रहा है और यहां पर शांति है। लेकिन अगर दावों के बरक्स ज़मीनी सूरत हाल देखा जाए तो वो कोई दिन नहीं गुजरता है जब इस तरह के मंजर या इस तरह के हालात हमारी आंखों से नहीं गुजरते हैं। हालांकि सरकार के दावे अपनी जगह, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस हवाले से, इन हालात के हवाले से और जो कल वाक़ात हुआ जिसमें 2 अशखास या 2 नौजवान एक ही घर के जान बैक हो गए हैं, उस पर महबूबा मुफ्ती ने अब सरकार पर तंज किया और सरकार पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में हम सब बेबसी से हैं, हम सब बेबस हैं क्योंकि हमारे सामने नौजवान की जानें छिन रही हैं, मौत और तबाही मामूल बन चुकी है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है। उन्होंने अफसोस कहा है, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि मरकजी सरकार को कोई परवाह नहीं है क्योंकि कश्मीरियों की जिंदगियों की इनके लिए कोई अहमियत नहीं है और अहले खाना से महबूबा मुफ्ती ने गहरी ताज़ियत की है। लेकिन यहाँ पर इस ट्वीट के अंदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार को, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगियों से कोई मतलब नहीं है और कोई अहमियत नहीं है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती का ये ट्वीट आया है, जहां एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन की फिजा है और दूसरी जानिब सयाह भी कश्मीर आ रहे हैं, तो वहीं पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान इन हालात को, इस सूरत हाल को हकीकत से बईद करार दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो दावे और वादे सरकार कह रही है वो असल में हकीकत नहीं है। बल्कि हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि अमन कायम होने के लिए जो सरकार की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं वो हकीकतन झूठे ही हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अमन के क़याम के लिए कुछ पेशरफ्त की जरूरत है, डायलॉग की जरूरत है। हकीम मोहम्मद यासीन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि अब रोज रोज हम ऐसे वाक़ात का सामना करते हैं और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन कोई न कोई इस किस्म का वाक़ा होता है कि जैसा कि कल टटबुक में 2 भाइयों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और
खूनी नाहक मैं समझता हूँ कि हर मज़हब ने और इसकी नफरत की है कि एक इंसान का कत्ल करना आलमी इंसानियत का कत्ल है। बहरहाल जितने भी इसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। तो आए दिन जो आप देख रहे हैं कि जब इस दलदले में निकलने का एक वाहिद रास्ता ये है, जैसा कि मौजूदा सरकार ने कभी बहुत बार दावे किए हैं कि अब हालात ठीक हो रहे हैं, हालात सुधर गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल से आई है, ये टोटली उसके बरक्स है। जब तक सरकार ऐसे इकदाम न करे, उसको रोकने के लिए एक रास्ता निकाले ताकि हमेशा हमेशा इस वादी कश्मीर। चलिए, हकीम मोहम्मद यासीन को आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अपने नुक्ते निगाह रख रहे थे और उनका मानना है कि सरकार की जानब से जो कुछ दावे किए जा रहे हैं हकीकत में उसके बरक्स हो रहा है। पीडीपी के रूफ अहमद भट्ट की जानब से भी इसी तरह का बयान आया है और रूफ भट्ट का कहना है कि अमन के खोखले दावों से हालात ठीक नहीं होते हैं, बल्कि अमली इकदामात उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टोन बेल्टिंग बंद होने का मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात डगर पर है। रूफ अहमद भट्ट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये बेगुनाह लोगों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं। हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे अमन नहीं आता है। अमन जो है अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आता है, अमन जो है बराबरी की बुनियाद पे आता है। ये एक पॉलिटिकल मसला है। जब तक इस मसले को हम हल नहीं करेंगे तब तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता है। हमने तो ये पहले दिन से ये कहा कि ये खित्ता जो है तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, तब तक यहाँ अमन नहीं आ सकता है जब तक यहाँ मसले कश्मीर को हल नहीं किया जाएगा। और मसले कश्मीर को हल करने के बाद ही ये किलिंग्स रुक सकती है। इनका बीजेपी का ये दावा है कि यहाँ हालात ठीक है, वो हमने 2019 से देखा कि हालात कितने ठीक है। हर दिन किसी न किसी इंसान का कत्ल होता है, हर दिन यहाँ ज़मीन पे हमारे जवानों का खून जो है पड़ता है। मेरा ये मानना है कि इसकी न सिर्फ मजम्मत करनी है बल्कि इस पे जो है इकदाम करने पड़ेंगे। इकदाम यही है कि चलिए थे पीडीपी के रूफ अहमद भट्ट, लेकिन सज्जाद शाहीन जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, उनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद सरकार का दावा, भारतीय जनता पार्टी का दावा देखा जाए कि यहां पर मिलिटेंसी खत्म हो गई है, हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो फिर वीडीसीज को रिवाइव क्यों किया जा रहा है। सज्जाद शाहीन का ताल्लुक खता पीर पंजाल से है, खता चिनाब से हैं और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ दावे किए जा रहे हैं सरकार की जानब से कि 5 अगस्त के बाद हालात बदल गए हैं, ये दरअसल झूठ है, शराब है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वीडीसीज को हथियार दिए गए तो फिर ये एक ही कम्युनिटी के लोगों को क्यों दिए गए, मुसलमानों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को लेकर भी उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बात से बड़ा ताजुब हो रहा है कि जहां एक तरफ सरकार ये कहती है जी 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी खत्म हो गई, मिलिटेंसी कम हो गई, वहीं दूसरी तरफ आज वीडीसी को रिवाइव किया जा रहा है। और अपने ही आप में एक ये सवालिया निशान है कि वीडीसीज को अगर ये इन्होंने खड़ा किया, रिवाइव किया, तो क्यों किया। और अगर वीडीसीज को ये रिवाइव कर रहे हैं तो सूबा जम्मू के अंदर अगर इनको हथियार दे रहे हैं तो क्यों एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं। क्यों ना हथियार दो मुसलमानों को भी दिए जाए। कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है, मैं ये समझता हूं कि ये एक वेल थॉट प्लान के तहत बनाई गई है, जिसकी वजह से एक तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले और खासतौर पे कश्मीर सूबा में रहने वाले जो हमारे जो कश्मीरी मुसलमान हैं, उनकी इमेज को तारनिश करने के लिए उनकी नेगेटिव पोर्ट्रेइंग की जा रही है। और नंबर 2, नफरतों की सियासत करने वालों ने अपना सियासी तंदूर गर्म करने के लिए इस फिल्म को पूरे मुल्क में जो जिस तरह से दिखाए जाने का काम कर रही है और इसकी टिकट्स जो है मुफ्त दी जा रही है, इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये सारी की सारी फिल्म जो है ये झूठ का एक पलंदा है।
जिसको वन साइडेड दिखाया गया है। इसमें पूरी एक ही कम्युनिटी को दिखाया गया है, जो बाकी कम्युनिटीज हैं जहां कश्मीर के अंदर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा, लोगों से अपील की है उन्होंने कि आप 370 की वापसी पर बोलते रहो और जमहूरी तर्ज पर बोलते रहो, जमहूरियत के अंदर जो दायरा है इस दायरे के अंदर बोलते रहो, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा 370 के हवाले से तो आप इसकी वापसी का मुतालबा करते रहो, एक मजबूत और मुस्तहकम आवाज बनाते रहो। उन्होंने कहा कि जो कोई आपको 370 से मुतल्लिक सवाल पूछेगा तो जवाब में 370 की वापसी की मांग दोहराओ। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी जमात ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन वो अपने मुतालबे पर बजिद रहे और कवानीन की वापसी का मुतालबा किया और मुल्क की सबसे मजबूत सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। डॉक्टर महबूब बेग आज अनंतनाग के अंदर पार्टी वर्करों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर लोगों ने पीएचडी को साथ देकर पीएचडी के उम्मीदवारों को कामयाब किया तो पूरे मुल्क में यह पैगाम जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त के फैसले को यानी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को उसके खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अवाम पीएचडी के बगैर सभी उम्मीदवारों पर भरोसा ना करें। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या 370 के मुखालिफिन आजाद उम्मीदवार और दूसरी जमातों के नाम से आपका वोट मांगेगी, लेकिन ऐसे उम्मीदवारों को रद्द करो। बल्कि उन्होंने मुतालबा किया है, मांग की है, लोगों से अपील की है कि पीएचडी के उम्मीदवारों को ही वोट दिया जाए। जो 5 अगस्त को हुआ, 2-4 बातें हैं लोगों के दिलों में। एक तो है क्या यही सरकार अगर फिर से आएगी क्या ये रेस्टोर करेगी आर्टिकल 370 और 35 से। दूसरा सवाल जो लोगों के दिलों में है वो है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी और जमात की भी आए क्या वो हमें वापस देंगे। तीसरा है क्या सुप्रीम कोर्ट हमें वापस देगी। जवाब है हर पार्टी की तरफ से, आप बोलो, स्पीक अप, हक की बात करो। किसानों ने तो दिखा दिया, उनके पास तो कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं, उनको तो कोई जमात साथ नहीं दे रही थी, मगर वो दिल के धड़कनों की बात कर रही थी। इतनी जबरदस्त मजबूत सरकार को भी झुकना पड़ा, वो हमारे लिए सबक है कि पीसफुली बात करो, डेमोक्रेटिकली बात करो। चलिए बात करते हैं नाज़िम तालीम की। यहाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक अहमद की जानिब से आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की गई और उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री नर्सरी क्लासेस शुरू किए गए हैं और तमाम मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में ये जो है प्रोसेस शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कदम से सरकारी स्कूलों में वालिदैन बच्चों का दाखिला लेंगे और इन स्कूलों में अब जो रोल है वो बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बुनियादी ढांचा नाकाफी नहीं है बल्कि काफ़ी है और उन्होंने कहा कि जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो भी 1:10 है, यानी 10 बच्चों के लिए एक उस्ताद सरकारी स्कूलों में आज की डेट में दस्तयाब है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसमें है वी हैव थ्रस्टेड, इसमें जो थ्रस्ट दिया गया है वो प्ले वे मेथड पे है और जो हमारे सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी क्लासेस नहीं होते थे उनको हमने इंट्रोड्यूस किया है। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज प्री नर्सरी क्लासेस इन ऑल मिडल एंड प्राइमरी स्कूल्स। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, इसीलिए बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते थे। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो 2030 तक है। इसमें कमेटी एट हायर लेवल बनी हुई है, दे आर इम्प्लीमेंटिंग, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट का है वो इसको बात करते हैं सयाहत की, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन यानी बाग गुलीलाला के खुलते ही पहले 3 दिन के अंदर अंदर 35,000 सयाह यहाँ इस गार्डन के अंदर वारिद हुए, यानी 35,000 के करीब जो सयाह है उन्होंने ट्यूलिप गार्डन का विजिट किया है
और ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तस्वुर किया जाता है। इस हवाले से डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जीएन यतू ने मीडिया नुमाइंदों के साथ जब बात की तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है रिवील की और ये भी कहा कि अभी तक पिछले 2 माह में डिस्पाइट कि अभी सफरी दस्तावेजात को लेकर अभी भी पाबंदियां थी, अब हटा दी गई हैं, लेकिन जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस रही हैं उसके बावजूद यहां पर 4000 गैर मुल्की सयाह कश्मीर वारिद हुए हैं। और उन्होंने तवक्का जाहिर की है कि जिस तरह इस बार विंटर का सीजन सयाहती एतबार से बेहतर रहा, वहीं पर जो अब मौसम बहार है, गर्मा है, खिजान है, ये भी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। जहाँ तक टुलिप फेस्टिवल का सवाल है, मैंने आपको उस दिन बताया कि 23 को जो हमारा टुलिप गार्डन खुल गया है, बहुत सारे लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज पैंडेमिक की वजह से 2 साल लोग जो है कहीं जा नहीं पाए। अगरचे हमारा टूरिज्म सीजन जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में काफ़ी अच्छा रहा, इंक्लूडिंग विंटर्स में, तो लेकिन टुलिप चूँकि हमारा एक ऐसी अट्रैक्शन है कश्मीर में जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो 1 महीना पहले ही एडवांस हो जाता है और इस वक्त स्प्रिंग भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि पहले ही 3 दिनों में 35,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट ने वहाँ विजिट किया है। और मुझे लग रहा है चूँकि सैटरडे संडे जो है इसमें काफ़ी रश रहता है, लोकल लोगों का भी रहता है और बाहर से जो टूरिस्ट अभी आ रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन और मुगल बागात के अंदर सयाहों का इतना रश कि जो श्रीनगर ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो क्राइसिस में आ गई, वो फेल हो गया है। यानी यहाँ पर 2-2 घंटों से सयाह वेट कर रहे हैं या लोकल जो यहाँ से जा रहे हैं डलगेट से लेकर निशात तक और निशात से लेकर दरगाह तक, फोरशोर रोड तक सारा ट्रैफिक जैम था और यहाँ से 1-1 इंच से गाड़ी निकल रही थी। तो इस तरह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं और इस पर सयाह भी अब तनकीद करने लगे हैं। हम उदयपुर राजस्थान से हैं, मेरा नाम सोना है और हम लास्ट 3 दिन से यहाँ श्रीनगर में हैं और ट्रैफिक हम इवनिंग में हम बहुत ट्रैफिक फेस कर रहे हैं और आई थिंक यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। आई थिंक ट्रैफिक लाइट इशू है, जिस वजह से काफ़ी कारें और टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। और इस जगह ट्यूलिप गार्डन नाउ we are waiting here from last 20 minutes and there is no, I don't think this road will clear in between half an hour, so it's really difficult for us and it's warm weather, so it's more difficult and I don't know when we will get the road for us. If there is no traffic control lights over there, then there should be. तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।